है गाइस, मूवी टू ड्रामा की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 के एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जेसन पैट्रिक की लाश लिए बैठा होता है और वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने वहाँ पर कॉल कर दिया था। पुलिस जेसन से पूछताछ करती है कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ। जेसन पुलिस को बताता है कि ये सब एडी का काम है क्योंकि एडी जो है वो शैतान का चेला है। शैतान को जब किसी की बलि लेनी होती है वो एडी के ज़रिए ले लेती है। जब पैट्रिक मारा गया था तब एडी भी यहीं पर था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो एजेंट जिसको लास्ट एपिसोड में गोली लगी थी, मेजर कर्नल उससे पूछताछ कर रहा है पर वो एजेंट कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि अंदर से बहुत गर्म होता है। फिर 11 को दिखाया जाता है। डॉक्टर बर्नर उससे बताते हैं कि इस लैब में इससे पहले जो कुछ भी हुआ अच्छा या बुरा वो सब यहाँ वीडियो टेप में रिकॉर्ड है। पर 11 को कुछ भी याद नहीं होता जो कुछ भी लैब में पहले हुआ था। वो अपना अतीत भूल चुकी थी कि उसने इससे पहले क्या किया था। डॉक्टर बर्नर का कहना था कि उसे वो याद नहीं करना चाहती है जो कुछ भी उसके साथ पहले हुआ था। 11 बताती है उसने अपने सपने में एक झलक देखी थी जिसमें उसके हाथ में खून था और पूरी लैब में सब तरफ खून ही खून था। तो डॉक्टर उसे बताते हैं ये तुम्हारी एक अतीत की बहुत बड़ी गलती है जो कि तुमसे हुई थी और ये तुम्हारा दिमाग उसे याद नहीं करना चाहता। 11 को अपनी बाकी याददाश्त को याद करने के लिए फिर से चैम्बर में उतरना था, इसलिए वो अपनी ड्रेस पहनकर उस चैम्बर में उतरती है और अंदर लेट जाती है और वो फिर से अपनी यादों में जाने लगती है। इसके बाद एडी को दिखाया जाता है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट से रेडियोफोन चुरा कर भाग लेता है। नेक्स्ट सीन में स्टीव और बाकी मेंबर को दिखाते हैं जो कि स्टीव की कार में ही होते हैं। वे सभी एडी से मिलने लवर लेक पर पहुंचते हैं और उन्हें दिखता है कि वहां पर पुलिस, मीडिया और भीड़ पहले से ही मौजूद है। तब उन्हें पता चलता है कि पैट्रिक की रात को यहीं पर मौत हो गई थी। इस खबर को टीवी पर दिखा रहे होते हैं और पूरा हॉकिंस इसे टीवी पर देख रहा होता है। साथ में इन लोगों की फैमिली भी देख रही होती है। पुलिस एडी का नेम रिवील कर देती है। फिर वहीं पर डस्टिन को रेडियो फोन पर एडी का कॉल आता है और उन लोगों को अपना एड्रेस बताता है। स्कल रॉक पर मौजूद है, जल्दी से उससे मिल लें। एडी बहुत परेशान होता है। इसके बाद जोनाथन और बाकी मेंबर को दिखाते हैं जो सूजी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। सूजी की फैमिली अजीब नमूने से भरी हुई थी जिसमें उसके छोटे भाई बहन सब लोगों ने हंगामा मचा रखा था। ये सभी सूजी के घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर एक लड़की से पूछकर उसके रूम तक पहुंचते हैं। रूम में पहुंचकर देखते हैं तो वहाँ पर सूजी नहीं होती है। फिर विंडो से झांकने पर देखते हैं कि सूजी अपने घर का एंटीना सही कर रही है। आपको याद होगा हम लोगों ने भी बचपन में एंटीना सही किया होगा। भाई मैंने तो किया है, आपने क्या नहीं किया ये हमें आप कमेंट में बताइए। माइक और विल सूजी को बताते हैं कि वो डस्टिन के फ्रेंड हैं और उन्हें सूजी की हेल्प चाहिए। वे सभी इतनी दूर से उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मर्री और जॉयस को दिखाते हैं जो कि यूरी को डरा धमकाकर उसके गोदाम का एड्रेस निकलवाकर उसके साथ वहाँ से चल देते हैं। फिर हमें हॉपर दिखाया जाता है। हॉपर और उसके साथ कुछ रशियन कैदियों को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे पकवान सजे हुए थे और वो सारे कैदी उस पकवान को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इतनी तेजी से टूट पड़ते हैं उस खाने पर जैसे इन्होंने पहले कभी इस तरह का खाना खाया ही ना हो। ये बहुत साल से जैसे भूखे हों। बट हॉपर उनमें से कुछ भी नहीं खाता है और वो चुपचाप बैठ कर शराब पिया करता है। उनमें से एक रशियन बताता है कि सब लोग जमकर खा लो क्योंकि हमें एक मॉन्स्टर से जंग करनी है। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि 6 लोगों को उस राक्षस से लड़ने के लिए ले जाया गया था पर वे सभी 30 सेकंड में मारे गए थे, इसलिए हम लोगों को जमकर खाना होगा और ताकत बढ़ानी होगी। हॉपर उनकी बातों को सुनकर उन्हें बताता है कि ये खाना हमें मोटा करने के लिए दिया जा रहा है ताकि हम उस राक्षस को पोषण दे सके जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएं। इस तरह के राक्षस से मैं एक बार लड़ा हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। हॉपर की बातें सुनकर उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो सभी उदास हो जाते हैं। वे खाना छोड़ देते हैं। जबकि इधर 11 को दिखाते हैं जो अपनी यादों की फ्लैशबैक में होती है। उससे मिलने वही शख्स जिसका नाम पीटर है आता है। पीटर 11 के मन में डॉक्टर बर्नर के लिए शक पैदा करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि पापा हमें सब कुछ सच नहीं बताते हैं। बातों ही बातों में पीटर 11 से नंबर 1 का जिक्र करता है और 11 कहती है पापा कहते हैं कि वो नहीं है। तो पीटर कहता है पापा हमें हमेशा सच नहीं बताते हैं। वो ये भी बोलता है कि जब तुम छोटी थी तो तुमसे मिलने एक औरत आई थी, वो तुम्हारी माँ थी। जबकि 11 का कहना था कि उसकी माँ मर चुकी है, ये डॉक्टर ने उसे बताया था। तो पीटर कहता है पापा कभी कभी हमसे कुछ छिपाते हैं। फिर रूम में पापा आते हैं और सारे बच्चों को कहीं ले जाने लगते हैं। डॉक्टर बर्नर दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं तो फिर पीटर थोड़ा डरा हुआ दिखता है। सपने के बाहर डॉक्टर ओवेन और डॉक्टर बर्नर उनको देख रहे होते हैं, वे उन पर नजर रखे होते हैं। फिर डस्टिन स्टीव जो एडी से मिलने के लिए स्कल रॉक जा रहे होते हैं। डस्टिन स्कल रॉक का रास्ता मैप और कंपास में फॉलो कर रहा था तो स्टीव उसे बताता है कि ये गलत रास्ता है
क्योंकि स्कल रॉक का इन्वेंट मैंने ही किया है, उसकी खोज मैंने ही किया है, तो वो मुझे ही अच्छे से पता होगा कहाँ पर है। और फिर स्टीव सबको लेकर स्कल रॉक की तरफ मुड़ जाता है। सब स्कल रॉक पर पहुंचते हैं, पर डस्टिन बहुत कंफ्यूज था क्योंकि उसका कंपास गलत कैसे हो सकता है, वो गलत दिशा क्यों बता रहा था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एडी मिलता है। फिर ऑफिसर पावल को दिखाते हैं जो टाउन हॉल में हॉकिंस की जनता के साथ मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर जेसन भी पहुँचता है और लोगों को हेलफायर ग्रुप के बारे में बताता है। जेसन का मानना था कि हेलफायर ग्रुप के मेंबर शैतान के चेले हैं। ये लोग मंत्र विद्या करके लोगों की जान लेते हैं, लोगों की बलि चढ़ाते हैं। ये शैतान के पुजारी हैं, इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। और एडी भी उनमें से एक है और एडी के साथ कुछ बच्चे भी मिले हुए हैं और वहाँ के लोगों को हेलफायर ग्रुप का वांटेड का पर्चा भी बांटता है। उन सभी को एडी को ढूंढने को कहता है। फिर सूजी को दिखाते हैं। ये लोग उसको नंबर देकर कहते हैं कि इस कंप्यूटर के लोकेशन को ढूंढना है और इस लोकेशन पर नीना प्रोजेक्ट है जो कि एक वीडियो गेम काउंसिल है। ये लोग झूठ बोलते हैं कि एक अमेरिकन गेम काउंसिल है जो न्यू 16 बिट में आने वाला है और इसको डस्टिन के बर्थडे पर गिफ्ट देना है। सूजी इनके झूठ में आकर हैक करने के लिए मान जाती है, पर उसके पास अपना कंप्यूटर नहीं था क्योंकि उसने फर्स्ट एपिसोड में डस्टिन के मास्क हैक किए थे, तो उसके फादर ने सूजी का कंप्यूटर जब्त कर लिया था। सूजी के घर पे बहुत से बच्चे जो बहुत शरारती हैं, तो सूजी के दिमाग में लाइट जाने से एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट सीन में माइक, डस्टिन, लूकस के पेरेंट्स जो कि टाउन हॉल से वापस घर आए और वहाँ पर किसी को न पाकर माइक की माँ पुलिस को कॉल करती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। इनके बच्चों की जान को खतरा है। फिर एडी को दिखाते हैं। एडी सबको बताता है कि जब पैट्रिक पर हमला हुआ तो वो नदी में गिर गया था और उसकी आवाज भी खराब हो गई थी। तो नैन्सी एडी की आवाज से पता लगा लेती है कि जब वेगना ने पैट्रिक पर हमला किया था तभी उन लोगों की टार्च भी एक साथ फूटी थी क्योंकि उसी समय एनर्जी बहुत बढ़ गई थी। वो लोग अब ये जान चुके हैं कि वेगना हमला कहाँ से करता है और कैसे करता है, उसको एनर्जी कैसे मिलती है। वहीं पर ये लोग 11 को याद करते हैं और कहते हैं 11 होती तो ये सब बहुत आराम से हो जाता। जबकि डस्टिन इन लोगों की बातें न सुनकर वहीं पर चक्कर लगाते हुए कुछ अलग ही सोच रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि उसका कंपास गलत कैसे हुआ। डस्टिन सबको बताता है कि जब कंपास को कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलती तो उसकी सुई उधर घूम जाती है और उससे भी ज़्यादा पावरफुल कुछ मिल जाता है तो कांटा उधर घूम जाता है। ये कंपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करती है और उससे भी ज़्यादा कुछ पावरफुल मिल जाता है तो सुई उधर ही घूम जाती है। तो इस तरह से कंपास गलत नहीं हुआ, उसको यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ये पावर उल्टी दुनिया के गेट से ही आ रही है। डस्टिन की थ्योरी से वे सभी सहमत हो जाते हैं और वे सभी उसको ढूंढने के लिए चल देते हैं। इसके बाद 11 के सपनों में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बर्नर सारे बच्चों के साथ एक रूम में उनकी शक्तियों को यूज़ करना सिखा रहे थे। उन्हें अपने गुस्से पर काबू करना, हावी ना होना, ये सब बता रहे थे। इसके बाद डॉक्टर बर्नर एक गेम शुरू करते हैं जिसमें नंबर 2 और नंबर 6 की फाइट होती है और यह फाइट शक्तियों द्वारा होती है। तो नंबर 2 नंबर 6 को हरा देता है और इसके बाद बारी बारी सारे बच्चों को हरा देता है। फिर नंबर 11 का नंबर आता है। पीटर 11 और एल की आंखों में पट्टी बांधकर उसको गुड लक बोलता है। एल को पीटर की कई बातें याद रहती है और अपने अतीत को याद करके नंबर 2 को बहुत जोरदार पावर का प्रयोग करती है जिससे नंबर 2 उछलकर बहुत दूर जाकर गिरता है और डॉक्टर बर्नर पीटर की तरफ देखते हैं। उन्हें पीटर पर शक हो चुका था। नेक्स्ट सीन में यूरी जो मर्री और जॉयस को अपने गोदाम लेकर पहुंचता है। फिर वहां पर हथियार, मैप और सीक्रेट जेल का एड्रेस यूरी से पूछते हैं। फिर यूरी के मुंह पर पट्टी लगाकर खुद मर्री यूरी बनता है और यूरी को मर्री बना देता है क्योंकि यूरी को किसी ने नहीं देखा था तो कोई नहीं जान पाएगा कि मर्री ही यूरी है, यूरी ही मर्री है। फिर नेक्स्ट सीन में जेल को दिखाते हैं जहां पर सब लोगों को पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से है जिसको मार पाना कठिन है। सब उदास हो जाते हैं। फिर वापस उन्हें जेल की तरफ ले जाने लगते हैं तो हॉपर इंजो से बहस शुरू कर देता है। हॉपर इंजो को गुस्सा दिलाता है और फिर दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। वहाँ गार्ड और जेलर उनको छुड़ाने लगते हैं। फिर हॉपर मौका पाकर जेलर से लिपट जाता है और उसको मारने लगता है। फिर दूसरा गार्ड आकर हॉपर को जमकर कूट देता है। फिर उन्हें उनकी जेल में डाल देते हैं। तो इंजो पूछता है ये सब कर तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, लड़ाई करके तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ। तो हॉपर बोलता है हम उन मॉन्स्टर को डेमोगॉर्गन कहते हैं, पता नहीं वे उसे यहाँ कैसे लाए, पर मैंने जो भी बोला है सब सच था। उसकी एक कमजोरी है जो मैंने अभी तक नहीं बताई और वो आग है। ये कहकर वो शराब की बोतल निकालता है और लाइटर निकालता है और कहता है यही फायदा हुआ। जब हॉपर ने इंजो को गुस्सा दिलाया तो उसका मकसद केवल जेलर से लाइटर लेना था क्योंकि लाइटर से ही आग लगाई जा सकती है और डेमोगॉर्गन को मारा जा सकता है। और उसने शराब की बोतल उस रूम से उठाई थी जहाँ पर उसको खाने को मिला था। उसके इस आइडिया को सुनकर इंजो बहुत खुश हो जाता है और दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी के फादर कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे कि अचानक लाइट चली जाती है।
ये उनके बेटे कर्नेलियस की शरारत थी। तो वो लाइट सही करने के लिए जैसे ही नीचे जाते हैं तो मौके का फ़ायदा उठाकर मौके पर चौका मारकर सूजी, जोनाथन, माइक और विल उनके कमरे में घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में लाइट आ जाती है और सूजी के फादर का रास्ता उनके बच्चे रोकने लगते हैं। वे उनका टाइम वेस्ट करने लगते हैं ताकि सूजी वहाँ पर अपना काम कर सके। सूजी यहाँ अपनी स्पीड से कंप्यूटर नंबर से नीना प्रोजेक्ट का IP एड्रेस से उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है जो नोएडा में है। नोएडा में ही एल और वो प्रयोगशाला स्थित है। वे लोग सूजी से एड्रेस लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में माइक की माँ के कहने पर ऑफिसर पॉवेल सारे बच्चों को ढूंढ रहे थे तो उन्हें खबर मिलती है कि स्कल रॉक के पास एक कार मिली है और स्कल रॉक के पास में ही लवर्स लेक है जहाँ पर पैट्रिक का मर्डर हुआ है। तो ऑफिसर पॉवेल भी उधर की तरफ कार लेकर चल देते हैं। फिर डस्टिन और टीम कंपस का पीछा करते हुए लवर्स लेक के पास पहुँच जाते हैं। फिर नैन्सी बताती है जब डेमोगॉर्गन हमला करते हैं तो दूसरी दुनिया का एक गेट खोलते थे तो वेक्ना भी जरूर गेट खोलता होगा। फिर स्टीव, एडी, रॉबिन और नैन्सी नाव पर चढ़कर नदी में डस्टिन का कंपास लेकर चल देते हैं। फिर एल को दिखाते हैं जो रैम्बो रूम में होती है तो उसको किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर निकलकर देखती है तो टेस्ट रूम में किसी को पीटा जा रहा है और उसे किरण लगाया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब पीटर के होश उड़ जाते हैं तो वो वर्कर उसे लेकर बाहर निकलते हैं और एल साइड में छिप जाती है। ये सब देखकर एल बहुत घबरा जाती है और डरी हुई होती है क्योंकि उसने पापा को भी साथ में देखा था। इसके बाद एल वापस रैम्बो रूम में आती है तो वहाँ पर नंबर 2 के साथ और भी लोग मौजूद थे। चूँकि गेम में नंबर 2 हार चुका था इसलिए वो अपना बदला लेने आया हुआ था और वे सभी मिलकर अपनी शक्तियों के द्वारा एल की पिटाई करते हैं। उन सभी के जाने के बाद एल खुद को शीशे में देखती है तो उसको अपना छोटा वर्जन दिखाई देता है पर वह पूरी तरह से खून से लथपथ थी और जब वो साइड में देखती तो चारों तरफ खून था और उसके सारे साथी अगल बगल मरे पड़े हुए थे। इस झटके के साथ एल अपनी यादों से बाहर आती है और फिर दोनों डॉक्टर से कहती है कि मुझे याद आ गया, मैंने ही सबको मार दिया था ना पापा। फिर नेक्स्ट सीन में नाव पर दिखाते हैं स्टीव, रॉबिन्स, नैन्सी और एडी को। वे सभी नाव लेकर गेट के ऊपर पहुंच चुके थे। कंपस नाचने लगता है तो स्टीव अंदर कूदने के लिए रेडी हो जाता है और वो टार्च लेकर अंदर कूद जाता है क्योंकि उन चारों में वही एक सबसे बहादुर और हिम्मती था और बड़ा था। डस्टिन भी दूरबीन से देख रहा था। वो उस गेट को वाटर गेट कहता है। उस नदी की गहरान में स्टीव को पहुंचते ही दिखाई देता है कि आगे कुछ लाल कोहरा जैसा है और स्टीव उस तरफ चल देता है तो उसको एक वहां पर गेट दिखाई देता है जैसा कि इन लोगों का शक था। जबकि ऊपर जंगल में पुलिस भी आ चुकी थी तो वो लोग नहीं चाहते थे कि पुलिस इन लोगों को देखे, इसलिए मैक्स पुलिस को पुकारती है और दूसरी तरफ भागती है। पुलिस भी इनके पीछे चल देती है। स्टीव गेट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी कुछ उसकी तरफ आता है और डर कर स्टीव की टार्च वहीं गिर जाती है। तो स्टीव ऊपर की तरफ भागता है और उन लोगों को बताता है कि गेट मिल चुका है। फिर अचानक स्टीव को कुछ अंदर घसीटता है जो कि एक बेल थी। ये देखकर उसके पीछे नैन्सी भी कूदती है। उसको देखकर रॉबिन भी कूदती है। फिर हिम्मत कर आखिरी में एडी भी कूद जाता है पर वो कूदना नहीं चाह रहा था। जबकि पुलिस डस्टिन और मैक्स और लूकस को पकड़ लेती है। बेल स्टीव को खींचकर उल्टी दुनिया की तरफ फेंक देती है। स्टीव जैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है तो देखता है छोटे छोटे उड़ने वाले डेमोगॉर्गन उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तो स्टीव दौड़कर जल्दी से पास पड़ी टहनी को उठा लेता है और उन पर वार करना शुरू कर देता है पर उनमें से एक स्टीव की गर्दन को जकड़ लेता है और कुछ उसके शरीर पर लिपट जाते हैं और नोचना शुरू कर देते हैं। स्टीव जमीन पे गिर जाता है और चीखने लगता है और इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, आपको क्या लगता है, स्टीव मारा जाएगा क्या? ये डेमोगॉर्गन स्टीव को खा लेंगे? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। क्या आपने स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे एपिसोड देखे हैं? मुझसे बोलते में कहीं पर कोई भी वर्ड अगर मिस हो गया हो, क्योंकि यार बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है, ये आसान काम नहीं होता है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।